नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम बतलाएंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री जो कि क्लास 10 का होगा। क्लास 10 के जितना भी बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा और VVI होगा, यानी कि 100% आपको VVI क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लेसन का नाम बतलाते हैं। लेसन का नाम है एक। लेसन है पहला और सबसे मज़ेदार लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आंसर वाला वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखें। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तरी अमेरिका, दूसरा दिया गया है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा दिया गया है यूरोप और चौथा दिया गया है पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर नहीं जानते तो चलिए हम दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, यूरोप में। इसका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, यानी कि ये जो इटली एवं जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यूरोप जो महादेश है उसके अंदर में ये हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए तो हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया? ये याद रखिएगा कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना हुआ? तो चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, उर्बो वंश और जारशाही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी उर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत ही VVI क्वेश्चन है और यह प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी जो था, इन दोनों को एकीकरण करने में विरुद्ध कौन सा देश कर रहा था विरुद्ध, वो बताना है आंसर में। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें एकीकरण होने में विरोध कर रहा था। सही आंसर सी वाला हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का आप लोग देखना चाहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम फिर से क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, प्रधानमंत्री पर
प्रधानमंत्री पद जो है उस पर इसको दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थी। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें डी आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी जो है वो डी हो जाएगा। नाविक थे, नाव चलाते थे। इसे नाव चलाने वाले को नाविक कहा जाता है। तो ये चलाते नहीं थे लेकिन पेशा तो इसका था नाविक का ही। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जालबैरिन कैसी संस्था थी। जालबैरिन जो है वो कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं समानताओं की। तो ये इसका सही आंसर बताना है। तो ये जो था ये व्यापारियों का था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि बिस्मार्क ने इसका किया था। ऑप्शन नंबर सी पूरा सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नेपल्स क्रांति कब हुई। नेपल्स क्रांति जो है वो कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट जो आंदोलन था वो कहाँ हुआ था। तो वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला है इस प्रकार कि कार्बोनरी संगठन कब हुआ था। प्रश्न इस प्रकार है कि कार्बोनरी संगठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। 1810 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 1810 ईस्वी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला इस प्रकार है कि एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी, यानी कि बी नंबर वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर वाला सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ये जो संधि था वो किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की एवं रूस के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुर्की एवं रूस के बीच। चलिए अब अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडान जो था उसका युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इसका युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। तो 19 में कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस ने कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने कुचल दिया। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न इस प्रकार है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो देखिए ये होगा सेडान में। अभी तो ऊपर में देखे थे सेडान
और ये देख लिए सिना। इस प्रकार उसी प्रकार है, वो क्वेश्चन का आंसर है और आंसर का क्वेश्चन है। इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछ सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इस प्रकार कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि युवा अगला प्रश्न है कि युवा इटली संगठन का विकास किया, युवा इटली संगठन का विकास किया, तो किसने किया वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैजनी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है बिस्मार्क। बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। इसका आंसर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है। कहता है सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन था, तो इसका सही आंसर बतलाना है। इसका हो जाएगा विक्टर इमैनुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुई, कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, तो लॉर्ड वायरन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला कहता है कि जाल्वे राइन की स्थापना किस वर्ष ने की, किस राज्य ने की, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्सा ने। अब अगला प्रश्न पर चलिए। अब अगला प्रश्न कहता है कि हंगरी का भाषा क्या थी। हंगरी जो है उसका भाषा क्या थी, उसका भाषा मैग्यार थी, मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी, तो उसमें तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद के प्रतीक थी। मारियान जो है वो कहाँ की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी वो बतलाना है। तो ये हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किस कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 30 कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में पारित हुआ, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था, किस राजवंश का शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश का। अभी तुरंत देखे थे बुर्बो वंश, वही बुर्बो वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। नेपोलियन संहिता जो था वो किस वर्ष लागू हुई, तो 1804 ईस्वी में लागू हुई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1804 ईस्वी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला कहता है कि जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस जो था उसमें कौन सा राष्ट्र
सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन। जर्मन जो था इसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला पर चलते हैं। तो अगला है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रूस ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला है कि यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली जो था उसका संस्थापक मैजिनी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला इस प्रकार है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करेगा? तो यह वचन किसने बोला था वो बताना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स दशम ने। चार्ल्स दशम ने। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स दशम ने। इसे चार्ल्स एक्स भी दिया जाता है, लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि पर्सा के शासक कौन था? पर्सा जो था, पर्सा के शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 39 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि पर्सा के शासक कौन था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी विलियम प्रथम, यानी कि विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विलियम प्रथम। इसे एक इस तरह का भी दिया रहता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को। तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइन संघ की। ऑप्शन नंबर सी राइन संघ की। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किसके संधि द्वारा? तो एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की जो स्थापना था वो मैजिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली में। इटली में। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए। मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कहता है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल कुर्ती नामक संस्था की ग्रहण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरीवाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गैरीवाल्डी ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रक्त एवं
लॉ। रक्त एवं लॉ की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लॉ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए आज का सभी प्रश्न जो है वो इतना ही था। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही नहीं और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो लाइक नहीं करिएगा। और इसका न्यूमेरिकल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा तो उस देख लीजिएगा वीडियो का। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।